दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से। दोनों दोस्त नैनीताल में घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड हो रही है। बहुत ठंड हो रही है नैनीताल में। बहुत कुछ घूमने के बाद दोनों दोस्त सड़क के किनारे एक बेंच पर आकर बैठ गए। कोहरा बहुत ज़्यादा था। हमारे सिरों के ऊपर बादल मंडरा रहे थे और वो बादल हमारे सिर को छू कर बेलगाम इधर से उधर घूम रहे थे। हमारे पीछे वाली साइड पर एक मैदान था और आगे कुछ अंग्रेज लोग कश्ती की सवारी कर रहे थे। कुछ लोग किनारे पर बैठकर मछलियों को पकड़ रहे थे और पीछे मैदान में बच्चे हॉकी खेल रहे थे। उन बच्चों के लिए शोर, मारपीट, गाली गलौज भी हॉकी के खेल का एक हिस्सा बन गया था। सड़क पर लड़के लड़कियां भी जा रहे थे। सड़क पर चल रहे ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। सड़क पर सभी उम्र के लोग चल रहे थे, भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते। लाल लाल अंग्रेज बच्चे भी थे और पीली पीली आंखों वाले पिता की उंगली पकड़े हिंदुस्तानी बच्चे भी थे। कई घंटे बीत गए, अंधेरा छा गया। इतने सारे लोगों की भीड़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई और एकदम सन्नाटा छा गया। एक दो आदमी ही दिखाई पड़ रहे थे जो छतरी लेकर घूम रहे थे और हम दोनों वहीं बेंच पर बैठे हुए थे। बड़ी ठंड हो रही थी और हमारे ओवरकोट भी धुंध की वजह से भीग चुके थे। धीरे धीरे धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस धुंध के पर्दे में सब कुछ ढक गया। रोशनी तो मानो मर गई थी। काले काले भूत जैसे बड़े पहाड़ भी धुंध में छुप गए थे। यहाँ तक कि हमारे पास की चीज़ें भी दिखाई देना बंद हो गई थीं। इतना घना कोहरा तो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। और वो कोहरा टप 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 टपक रहा था। सड़क पर कोई आवाज़ नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। इसके बाद हम दोनों भी उठ खड़े हुए और अपने होटलों में चल पड़े। रास्ते में दो दोस्तों का होटल पड़ा। दोनों दोस्त वकील थे। हमारा होटल आगे वाला था तो हम आगे बढ़ गए। हमारे ओवरकोट भीग चुके थे। हालांकि बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन ठंडी तेज़ हवाओं में नमी बहुत ज़्यादा थी। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, अगर ओवरकोट पर एक कंबल और लिपटा होता तो बात ही क्या थी। हम लोग झील के किनारे पर चल रहे थे और रास्ते में झील के पास हमें एक बेंच दिखी। मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही थी। जल्दी से बस किसी तरह अपने होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों को उतारना चाहता था और गर्म बिस्तर में चिपक कर मज़े से सोना चाहता था। पर मेरे दोस्त का पागलपन कब ख़त्म होगा पता नहीं। उसने रात के अंधेरे में इतनी ठंड में मुझसे कहा कि आओ यहाँ पर बैठते हैं। रात के 1 बजे इतने कोहरे और कड़ाके की ठंड में तालाब के किनारे भीगी हुई लोहे की ठंडी बेंच पर हम लोग बैठे। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, पर दोस्त का तो उठने का कोई इरादा ही ना हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। दोस्त ने पलटकर कहा, अरे ज़रा बैठो भी। हाथ पकड़कर जब ज़ोर से बिठाया गया तो मेरे पास कोई और चारा ना था। चुपचाप बैठा हुआ बड़ा परेशान हो रहा था। फिर दोस्त ने अचानक बोला, देखो वो क्या है। मैंने देखा कि इतने कोहरे में कोई काली सी सूरत हमारी ओर बढ़ रही है। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी पर मालूम हुआ कि कोई लड़का आ रहा है। लड़के के बड़े बड़े बाल थे जिन्हें वो खुजाता हुआ चला आ रहा था। नंगे पैर और नंगा सर। एक मैली सी कमीज़ पहन रखी थी उसने और उम्र 10 साल के आसपास होगी। रंग तो गोरा था, पर मैला कुचैला होने की वजह से वो काला दिखाई पड़ रहा था। आंखें अच्छी बड़ी थीं। लड़का हमें नहीं देख पाया। वो इस तरह से चल रहा था जैसे मानो उसको होश ही ना हो। मेरे दोस्त ने लड़के को आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर उसने जैसे नींद से जाग कर देखा और पास में आ गया। तू कहाँ जा रहा है? लड़के ने अपनी आंखें फाड़ी। कहाँ जा रहा है बेटा, इतनी रात हो गई, पूरी दुनिया सो गई है और तू घूम रहा है। लड़का चुपचाप खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं, लड़के ने जवाब दिया। कल कहाँ सोया था? दुकान पर सोया था। अच्छा, तो आज दुकान पर क्यों नहीं सोएगा? नौकरी से हटा दिया गया है। क्या नौकरी करता था? सब काम करता था साहब। अच्छा, फिर से करेगा नौकरी? हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा। बाहर चलेगा? हाँ चलूँगा। अच्छा, तो आज क्या खाना खाया तूने? कुछ नहीं खाया मालिक। अब खाना मिल जाएगा तेरे को? नहीं मिलेगा।
तो फिर ऐसे ही भूखा पेट सो जाएगा? हाँ, ऐसे ही सो जाऊंगा। कहाँ पर सोएगा? यहीं कहीं सो जाऊंगा। इन्हीं कपड़ों में सो जाएगा? लड़का चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें बोल रही थीं कि ये कैसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है इसने। माँ बाप हैं तेरे? हाँ। कहाँ पर हैं माँ बाप? 15 कोस दूर हैं गांव में। तो तू भाग कर आया यहाँ पर? हाँ मालिक, भाग कर आया हूँ। क्यों क्यों भागा? गांव में मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ पर कोई काम भी नहीं था, रोटी नहीं थी, खाना नहीं था, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, तो मैं भाग आया। मेरे साथ एक लड़का और था, हम दोनों गांव से भागे थे। और जो मेरे साथ में लड़का था ना, वो मुझसे बड़ा था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसको साहब ने इतनी मार लगाई कि वो मर गया। अच्छा, चल हमारे साथ में चल। लड़का हमारे साथ में चल पड़ा। हम लोग वकील दोस्तों के होटल पर पहुंचे। वकील साहब, आवाज़ लगाने पर वकील लोग होटल के ऊपर वाले रूम से निकल कर आए। जिस्म पर कश्मीरी शॉल लिपटी हुई थी, पैरों में मोजे चढ़ा रखे थे, चप्पल पहन रखी थी, और वकील की आवाज़ में कुछ झुंझुनाहट थी। हाँ, फिर आप कहिए, क्या काम है? आपको नौकर की ज़रूरत थी ना वकील साहब? देखिए, ये लड़का है। कहाँ से ले आए हैं इसे? क्या आप जानते हैं ये लड़का कौन है? जानता हूँ वकील साहब, ये लड़का बेईमान नहीं हो सकता। अजी रहने दीजिए, ये पहाड़ी लोग बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे मक्कार होते हैं इनके। आप भी क्या अजीब हैं, न जाने किसे उठा ले आए। अरे वकील साहब मानिए तो, लड़का बहुत अच्छा है। ये लड़का बहुत बढ़िया निकलेगा। रहने दीजिए आप भी ना, खूब हैं। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन न जाने क्या क्या लेकर भाग जाए। अरे वकील साहब, आप मानते क्यों नहीं हैं? माने क्या खाक, आप भी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जा रहे हैं। वकील साहब के चले जाने पर दोस्त होटल से बाहर आकर जेब में हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा। हाथ बाहर निकालकर उदासी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? दोस्त ने कहा कि मैं इस लड़के को खाने के लिए कुछ पैसे देना चाहता था। अंग्रेज़ी में दोस्त ने कहा कि मेरे पास तो 10-10 के नोट हैं। मैंने भी पलटकर कहा कि यार मेरे पास भी नोट ही हैं, ज़रा देखूं तो। हम दोनों अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। बीच बीच में लड़के के दांत कड़ाके की ठंड में कट कट कर रहे थे। मैंने दोस्त से कहा कि यार 10 रुपए का नोट ही दे दो। दोस्त सकपका कर मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा 10 का नोट दे दिया तो। मन में जितनी दया है उतना पैसा नहीं है अपने पास, मैंने पलटकर कहा। तो फिर जाने दो, हमने दया की है, इस ज़माने में बहुत है। दोस्त थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और फिर लड़के से बोला, अब आज तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कल मिलना हमसे। होटल डी जानता है ना, वहीं पर सुबह 10 बजे मिलना हमसे। लड़के ने कहा, ठीक है, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा, कुछ काम ढूंढ दूंगा तेरे लिए। लड़के ने पूछा, तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। ठंडी सांस खींचकर दोस्त ने लड़के से पूछा, कहाँ सोएगा? लड़के ने जवाब दिया, यहीं कहीं सो जाऊंगा, बेंच पर, पेड़ के नीचे, या फिर किसी दुकान की भट्टी में। इसके बाद लड़का वहां से चला गया और हम भी होटल की ओर चल पड़े। हवा बड़ी तेज थी, हमारे ओवरकोट को चीरते हुए जिस्म में तीर सी लगती थी। ठंड में सिकुड़ते हुए दोस्त ने कहा, भयानक ठंड है यार, और उस लड़के के पास बहुत कम कपड़े। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाते हुए कहा, यह संसार है यार, यहाँ पर सब तरह के लोग हैं। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, पहले अपनी चिंता करो, उसके बाद बाकी सभी लोगों की चिंता करना। उदास होकर दोस्त ने कहा, स्वार्थ कहो, लाचारी कहो, जुल्म कहो, या फिर कहो बेहयाई। दोस्त बड़ा दुखी था उस लड़के की हालत को देखकर। दूसरे दिन नैनीताल में सुबह 10 बजे हमारे होटल डी पब में वो लड़का नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाकर इंतज़ार में बैठे रहना हमने ज़रूरी नहीं समझा। मोटर में सवार होने को ही थे कि एक खबर आई। खबर ये थी कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठंड में ठिठुर कर मर गया।
बताने वालों ने बताया कि उसके मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए नेचर ने उस बच्चे के लिए ठंडे सफ़ेद कफन का इंतज़ाम कर दिया हो। मानो नेचर ने उस बच्चे के लिए ठंडे सफ़ेद कफन का इंतज़ाम कर दिया हो। हमने सारी खबर सुनी और आखिर में बस इतना कहा, अपना अपना भाग्य। दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से अमीर लोग भाग्य का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। ये अमीर लोग बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, इनके दिलों में गरीबों के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। अगर आपको आईसीएससी की बाकी स्टोरीज़ और पोएम्स को देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।